आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। टॉपिक है हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण। इस टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारतीय समाज के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से परेशान होकर के क्रांति के लिए तैयार हो गए। तो इसमें अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी की स्थापना दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी और 1602 ईस्वी में भारत में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, जब भारत में अकबर का शासन था। और उन्होंने सबसे पहले भड़ोच और सूरत में आकर के व्यापार करने की इजाज़त मांगी थी, जो उनको मिल गई थी। इसके बाद जहांगीर के समय में सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आए, जिन्होंने उस व्यापार के दायरे को बढ़ाने के लिए जहांगीर से निवेदन किया, जिसको कि स्वीकार कर लिया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि 17वीं सदी के प्रारंभ होते ही हिंदुस्तान में अंग्रेज कंपनी आ चुकी थी और उसने धीरे धीरे अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब के शासन काल तक व्यापार काफी क्षेत्र में बढ़ चुका था और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब परवर्ती मुगलों का शासन आया तो उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई और नादिर शाह के आक्रमण में और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों में रही सही शक्ति भी मुगलों की लगभग नष्ट कर दी। और परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज जो अब तक आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो चुके थे, उन्होंने ये सोचा कि क्यों न राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए। और लॉर्ड क्लाइव पहला व्यक्ति था जो क्लर्क के पद पर था। उसने एक पत्र लिखा ब्रिटिश शासन को कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दखलंदाजी शुरू करें और यहाँ पर आसानी से हम राज्य स्थापित कर सकते हैं। जब उसे अनुमति मिल गई तो धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया और भारत की स्थिति बिगड़ती चली गई। बक्सर के विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों को उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी मिल गई तो इसके बाद उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूती तो उन्हें मिल ही रही थी, साथ में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र भी प्राप्त हो गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने शासन करने के लिए अपनी नीति भी बना ली, जिसको 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, उसके बाद 1793 में प्रथम चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 में द्वितीय चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 में तृतीय चार्टर एक्ट के द्वारा और 1853 में चतुर्थ चार्टर एक्ट के द्वारा बराबर उसको मजबूत करते चले गए। और परिणाम यह हुआ कि भारत का दुर्भाग्य शुरू हो गया और हिंदुस्तानियों को तरह तरह से परेशान किया गया। परेशान भारतीयों ने, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योग में काम करने वाले लोग हों, चाहे जमींदार लोग हों, शासन में करने वाले लोग हों, सभी लोग परेशान हो चुके थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह विद्रोह होने लगे। और वो जगह जगह जो विद्रोह हुए, उसके बाद एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसको कि 1857 की क्रांति कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। उस पर हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन से इतिहासकार ने इसको किस तरीके से देखा है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं क्रांति के प्रमुख कारणों की, उन परिस्थितियों की जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे ही इतिहास के ज्वलंत विषयों पर आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक एक परिस्थिति पर बारीकी से नजर डालने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोग मजबूर हो गए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेन कॉजेज ऑफ द रेवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण। यूं तो दिन प्रतिदिन
हजार ऐसी स्थितियां बनती थीं जिनसे कि भारतीय लोग परेशान थे, लेकिन उनमें से भी अध्ययन की दृष्टि से हम कुछ चुनिंदा तत्वों को लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वे कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी, वे कौन से राजनीतिक कारण थे जिसके कारण से भारत के लोग मजबूर हो गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसके बाद हम लोग विचार करेंगे आर्थिक कारणों पर, और इसके बाद विचार करेंगे सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर, किस तरह से इन परिस्थितियों ने लोगों को मजबूर किया। और इसके बाद सैनिक कारण थे, वे कौन सी सैन्य परिस्थितियां थी जिसके कारण से जो सेना थी वही अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। और इसके बाद तात्कालिक कारण पर बात करेंगे कि ये जो तमाम बारूद इकट्ठा हो चुका था, ये जो तमाम मन के अंदर असंतोष पैदा हो गया था, वो असंतोष किस तरीके से क्रांति की पहली घटना बना, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, इस पर बात करेंगे हम लोग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। सबसे पहले राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, पहला अगर देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए एक नई नीति अपनाई। वैसे तो जो भी गवर्नर जनरल बनकर आता था वो भारत में अपनी एक नई तरकीब अपनाता था और उस नई तरकीब से कोशिश करता था कि देशी रियासतों को जोड़ा जाए। तो इसमें सहायक संधि इन्होंने अपनाई। सहायक संधि का मतलब था कि जो देशी रियासत होती थी उसको ये कहा जाता था कि हम आपके प्रशासन में मदद करेंगे, हमारे अधिकारी आपके क्षेत्र में रहेंगे, वो मदद करेंगे, उनका जो भी खर्चा होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। और इसके द्वारा जो सबसे पहली संधि की गई थी वो हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। और इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको राजनीतिक हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और वे रियासतें धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होती चली गई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की लय नीति। जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया तो वो एक नई तरकीब लेकर के आए। उन्होंने उस तरकीब को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति या लय नीति। ये लय नीति क्या थी? इन्होंने ये आदेश जारी किया कि जिन भारत की देशी रियासतों में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर ली जाएगी। ये नीति थी इनकी। तो भारत में जो उत्तराधिकार का नियम चला आ रहा था उसमें यह था कि बड़ा बेटा शासक बनेगा और अगर बड़ा योग्य नहीं है तो उसके बाद जो भी बेटा है वो बनेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में वो रियासत दूसरे को नहीं दी जाएगी। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को तोड़कर हड़प नीति बनवाई और इसका परिणाम यह हुआ कि झांसी, सतारा, उदयपुर, जयपुर जैसी कई रियासतों को हड़प लिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। अगली बार कर्नाटक के नवाब की उपाधियां समाप्त करना। कर्नाटक के जो नवाब थे पहले क्या होता था कि उपाधियां मिली होती थी, तरह तरह की राय साहब, नवाब साहब, खान साहब जैसी उपाधियां इस सरकार के द्वारा दी जाती थी। तो ये उपाधि उनकी समाप्त कर दी जिससे वो असंतुष्ट हो गए। अगली बात है अंग्रेजों के जहरीले वक्तव्य। जो अंग्रेज अधिकारी होते थे या पदाधिकारी होते थे वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे और जहरीले वक्तव्य देते थे। इनमें से नेपियर बहुत ही बदनाम ऑफिसर था। वो ये कहता था कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं पूरे भारत की प्रत्येक रियासत को, नेपाल को, अफगान को, इन सब को अपने कब्जे में कर लूंगा। तो जब इस तरीके की बातें भारतीय लोग सुनते थे वे बहुत ही नाराज होते थे। अगली बात है मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। उस समय जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बहुत ही विद्वान पुरुष थे और शांत स्वभाव के थे, बड़े आराम से अपना शासन करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर दबाव डाला और उनके जो बेटे थे उनको कहा कि ये उत्तराधिकारी नहीं होंगे, ये केवल आपके शहजादे कहलाएंगे
और आपका किसी तरीके का सम्मान नहीं किया जाएगा। उनको तरह तरह से परेशान किया गया, जिससे कि लोगों के मन में असंतोष पैदा हो गया, अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। अगली बात, उच्च पदों से भारतीयों को वंचित करना। जो ऊंचे ऊंचे पद थे उससे भारतीयों को अलग कर दिया गया था। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने राज्य तो बड़ा स्थापित कर लिया था, लेकिन प्रशासन सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दोहरी जिम्मेदारी थी। एक जिम्मेदारी तो ये थी कि व्यापार को अच्छी तरीके से चलाना है, दूसरी जिम्मेदारी उन्होंने राजनीतिक भी ले ली, प्रशासन चलाने की भी ले ली, परंतु वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। और इसके लिए क्या हुआ कि 1854 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों ने यह विचार किया कि भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया जाए, और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले कमेटी। लॉर्ड मैकाले कमेटी ने एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया और सरकार के सामने रिपोर्ट रखी, और उसके आधार पर यह कहा कि एक प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए जिसके माध्यम से भारतीयों को भी प्रशासन में आने का मौका मिल जाए। 1855 ईस्वी में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई, जिसको नाम दिया गया ICS, इंडियन सिविल सर्विस नाम दिया गया, और उसमें भारतीयों को प्रवेश तो दिया गया और उसमें आयु निर्धारित कर दी गई 21 वर्ष, लेकिन उस दो बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। पहला था कि परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से होगी, पहला प्रतिबंध ये लगा दिया गया। दूसरा ये लगा दिया गया कि परीक्षा केवल इंग्लैंड में होगी और 2 ही सेंटर होंगे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। अब समस्या ये थी कि भारतीयों के लिए जहां पढ़ना उस समय इतना मुश्किल था, वहां पर इंग्लैंड में जाकर के परीक्षा देना और ज्यादा मुश्किल था। कहने का मतलब व्यवस्था तो एक की गई, लेकिन उसके साथ में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए कि आसानी से हिंदुस्तानी लोग ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच सकते थे। और परिणाम यह हुआ कि 1855 में जो व्यवस्था की गई, उसके बाद 1863 में पहला भारतीय बने सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब है कि व्यवस्था हो जाने के बाद भी 8 वर्ष लग गई। तो अंग्रेजों की इस स्थिति के कारण भारतीय खुश नहीं थे। अगली बात, नाना साहब की पेंशन बंद करना। नाना साहब जो कि कानपुर के नवाब थे उस समय, उनकी पेंशन बंद कर दी। पहले तो उनके राज्य को ले लिया गया और ये कहा गया कि आपको पेंशन दी जाएगी प्रतिवर्ष, आप आराम से अपने वो पेंशन से खर्च चलाइए, आपको राज्य देखने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में धीरे धीरे उस पेंशन को कम किया गया और अंत में बंद कर दिया गया। तो नाना साहब और उनका पूरा राज परिवार नाराज हो गया। अगला, जमींदारों में असंतोष। जो जमींदार वर्ग था, उस जमींदार वर्ग को अंग्रेज क्या करते थे, अपना विश्वास पात्र बना करके भारतीयों पर शासन करने के लिए उसको कड़ी के रूप में उपयोग करते थे। और जो उस काम में जरा भी कमजोर पड़ता था, अंग्रेज तुरंत क्या करते थे, उससे जमींदारी छीन करके दूसरे को दे देते थे, जिनको कि नए जमींदार कहा जाता था। तो कहने का ऐसे बहुत से जमींदार थे जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी, ये आरोप लगाते हुए कि आप अपने क्षेत्र में सही तरीके से शासन नहीं चला पा रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में सही तरीके से राजस्व नहीं वसूल कर पा रहे हैं, आपसे जनता बहुत नाराज है, ये कहते हुए जमींदारों से को बेदखल कर दिया गया था। तो इस स्थिति से बहुत सारे जमींदार जो थे वो असंतुष्ट थे, नाराज थे। अगली बात, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। बहुत बड़ा कारण था ये। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था क्या थी कि एक अपराध अगर किसी भारतीय ने किया है, भारतीय को एक चम्मच चुराने पर भी फांसी की सजा दी जा सकती थी, और अंग्रेजों के द्वारा या किसी अन्य यूरोपियन के द्वारा बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी उसको केवल क्षमा करके छोड़ दिया जाता था। तो ये व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण थी। उनको भारतीयों का शोषण करना था, भारतीयों को दबाना था, दमन करना था। इसलिए ये न्याय व्यवस्था, वो न्याय व्यवस्था नाम तो था, लेकिन वो न्याय नहीं अन्याय व्यवस्था थी, जिससे भारतीय बहुत नाराज थे। अगली बात, प्रशासनिक अराजकता, एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की। ये क्या होती है
ये जब कोई भी सरकार अपनी जनता के प्रति सही नजरिया नहीं रखती है, उसका कल्याण नहीं करना चाहती है, उसको दमन करना चाहती है, तो प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं वो उदंड हो जाते हैं, उनको घमंड हो जाता है, पद का दुरुपयोग करते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और उससे क्या फैल जाता है? प्रशासनिक अराजकता। कानून अब पड़े रह जाते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं, शोषण होता रहता है, असमानता फैली रहती है, भेदभाव होता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। So these are the political causes responsible for the revolt of 1857. हमने इन बातों पर विचार किया है कि भी कौन सी परिस्थितियां थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि उन राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई, तो जवाब आपके सामने है। चलिए अब हम दूसरी बात पर विचार करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। आर्थिक कारण क्या थे? वे कौन सी आर्थिक परिस्थितियां थी जिनके कारण भारतीयों ने अंग्रेजों से लड़ने का बीड़ा कर उठा लिया? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत के जो लोग थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी। अंग्रेज जहां पर विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं पर भारतीय लोग भूखों मर रहे थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था। तो विवक्षितम किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। वो ये देख रहा है कि हमारे ही देश से धन इकट्ठा करके ये लोग कितना विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितने आराम से रह रहे हैं, और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो भूखों मर रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अगली बात, दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था। इतिहासकार ताराचंद ये मानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी वो बहुत ही गलत थी, अन्यायपूर्ण थी। एक तो क्या है कि सही तरीके से नियमन नहीं किया गया था उसका। जिस जमीन पर कुछ पैदा नहीं हो रहा था और वो जमीन अगर किसी के अधिकार में थी, किसी के नाम से थी, मालिकाना हक अगर उसके पास था, तो उससे भी जबरदस्ती भू राजस्व वसूल किया जाता था। दूसरी बात ये कि जो जमीन थी उस समय वो 2-3 तरीके की थी। एक तो ऊसर थी जिसमें कुछ नहीं होता था, दूसरी परती जमीन थी जिसमें 1 साल फसल हो गई फिर 2 साल के लिए पड़ी रही, तीसरी उपजाऊ जमीन होती थी जिसमें लगभग हर साल फसल हो सकती थी। लेकिन उस तरीके से राजस्व की व्यवस्था नहीं की गई थी। दूसरी बात यह थी कि राजस्व बहुत ही कठोरता के साथ वसूल किया जाता था। राजस्व वसूल करने का काम पुलिस के द्वारा करवाया जाता था। तो जब पुलिस का दरोगा गांव में घुसता था तो लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे, झाड़ियों के पीछे छिप जाते थे, और फिर उनको पकड़ पकड़ करके उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती थी, और ये कहा जाता था कि तुम्हारी चमड़ी से दमड़ी वसूल की जाएगी। सो सच टाइप ऑफ क्रूशियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज देयर। पीपल वर नॉट हैप्पी। अगली बात, कुटीर और छोटे उद्योगों का विनाश। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने उद्देश्य बनाया था कि भारत से रॉ मेटेरियल ले जा करके, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, बहुत सारे औद्योगिक नगर बन चुके थे, तो भारत से वो कच्चा माल ले जा करके वहां उसका निर्माण करते थे और उस माल को ला करके ऊंचे दामों पर भारत में ही बेचते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जो छोटे उद्योग थे, हथकरघा उद्योग था, जो छोटे कुटीर उद्योग थे, जिनसे लोगों की आजीविका चल रही थी, जिनसे गांव के लोग भी अपना गुजारा कर सकते थे, वो अंग्रेजों की औद्योगिक नीति के कारण, अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के कारण से वो धराशायी हो गए, जिसके कारण लोग बेरोजगार होने लगे। अगली बात, भारतीय धन का निष्कासन, वेल्थ ड्रेन इसको कहा जाता है, धन का पलायन। तो बहुत तेजी के साथ अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत से धन इकट्ठा करके अंग्रेज अधिकारी बहुत बड़े बड़े उपहार ग्रहण करते थे, धन इकट्ठा करते थे और जहाजों में भर करके ले जाते थे। भारत का धन, भारत की संपत्ति धीरे धीरे जा रही थी और हिंदुस्तान के लोग अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रहे थे। अगली बात, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी।
शिक्षित वर्ग बेरोजगार था। अभी पीछे मैंने बताया कि ऊंचे पदों पर अंग्रेज भारतीयों को नहीं रखते थे, और अंग्रेजों ने जो एजुकेशन पैटर्न लागू किया था, उस एजुकेशन पैटर्न में दो चीजें स्पष्ट कर दी थी। पहली चीज कि शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से होगी। दूसरी चीज कि शिक्षा में पाश्चात्य सभ्यता को लाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 1813 ईस्वी में जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान जारी किया, तो उसमें साफ कह दिया गया कि हम जो स्कूल खोलेंगे उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाई होगी, और हमें एक ऐसे वर्ग की जरूरत है जो हमारे व्यापार में मदद कर सके। और वहीं से क्या हुआ, बाबू शब्द का उपयोग चलने लगा। बाबू का तात्पर्य होता है गुलाम। उन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो कि क्लर्क का काम करता था, जो मध्यस्थ का काम करता था। लेकिन उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी ये हो गया कि जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की उन सबको रोजगार नहीं मिल पाया। तो कहने का मतलब एक तो शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की थी, और उस व्यवस्था के बाद भी अगर पढ़ लिख भी लिए तो भी रोजगार नहीं मिलता था, क्योंकि अंग्रेज किसी भी स्थिति में भारतीयों का उत्थान देखना नहीं चाहते। अगली बात, व्यापार एवं वाणिज्य में भ्रष्टाचार। जो व्यापार और वाणिज्य हो रहा था उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ था। भ्रष्टाचार क्या, हिंदुस्तानियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, रिश्वत देनी पड़ती थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, उनको दिया नहीं जाता था। छोटे व्यापारी तो लगभग समाप्त हो चुके थे। तो इसके कारण से क्या हो गया, कार्ल मार्क्स ने जब भारत की यात्रा की और भारत की स्थिति को देखा, तो उसने देखा कि भारत में पूंजी का ज्यादा से ज्यादा भाग तो अंग्रेजों के पास है, लिहाजा व्यापार अंग्रेजी कर पाए, जिसके पास पूंजी होगी वही तो व्यापार कर पाएगा। दूसरी बात की कि भारत में जिन लोगों के पास पूंजी है भी, वो भी समाज का बहुत छोटा अंग है, और वो भी व्यापार इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अंग्रेजों के नियम कानून गलत हैं, वो सहयोगी नहीं है। और इन सब के कारण क्या हो गया, व्यापार में भ्रष्टाचार फैल गया। अगली बात, किसानों पर दोषपूर्ण नियम लगाना। जो किसान खेती कर रहे थे उनके ऊपर दोषपूर्ण नियम लगाए गए। अब ये दोषपूर्ण नियम क्या थे, ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि जो भारत के किसान थे, भारत में जो एग्रीकल्चर पैटर्न था उस समय, वो था सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है जो खेत हमारे पास है उसमें हम ऐसी चीजों का उत्पादन करें जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे। कहने का मतलब उसमें खाद्यान्न करेंगे, गेहूं करेंगे, मक्का करेंगे, आलू करेंगे, धान करेंगे, इन चीजों को करेंगे तो हमारा परिवार पलता रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया कि नहीं, आप खाद्यान्न नहीं करेंगे, नील की खेती करेंगे, आप चाय की खेती करेंगे, आप व्यवसाय जो हम बताएंगे वो खेती करेंगे। तो भारत से तमाम नील लाद करके अमेरिका ले जाया जाता था, वहां बेचा जाता था। चाय लाद करके अमेरिका ले जाई जाती थी, वहां बेची जाती थी। तो उनको क्या चाहिए था, उनको व्यापारिक लाभ चाहिए था, उनको कॉमर्शियल बेनिफिट चाहिए था, उनको हिंदुस्तानी जनता की कोई परवाह नहीं थी, जिसके कारण से किसान परेशान हो चुके थे। अपने ही खेत में ऐसी फसल नहीं उगा पा रहे थे जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाए। अगली बात, दोषपूर्ण अकाल की नीति। अब जब अनाज उत्पन्न नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा, तो अकाल पड़ेगा। अकाल पड़े, हिंदुस्तान में हर तीसरे चौथे साल अकाल पड़ता था। अकाल का मतलब है खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब ऐसे में क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन के लोग मदद करें जनता की अकाल के समय। तो वो मदद तो नहीं करते थे, बल्कि टैक्स को और ज्यादा कठोरता से वसूल करते थे। ये कहते थे इनके पास पैसे हैं मगर ये देना नहीं चाह रहे हैं। तो जो अकाल की नीति थी, अकाल की नीति को क्या करते थे कि सरकार के लिए अकाल पड़ा हुआ, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करो, जनता के लिए अकाल नहीं है, और जनता की मदद वो नहीं करते थे, जिसके कारण से भारतीय असंतुष्ट थे। तो ये वो परिस्थितियां थी आर्थिक, जिनके कारण से भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए। आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि विच इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, देन
दीज आर द पॉइंट्स यू कैन डिस्कस। आइए अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों की। तो समाज में भी कुछ परिवर्तन आ रहे थे। देखें, भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में पुनर्जागरण का अलख जलाया था। कहने का मतलब है लोगों में जागरूकता आ रही थी कि वे समझें कि उनके हित में क्या है। धार्मिक रूढ़िवादिता चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अब समझने लगे थे कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे हित में नहीं है। अब भारतीयों की रूढ़िवादिता, अब देखिए, एक तरफ जहां हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं, एक तरफ धार्मिक सुधार की बात कर रहे हैं, वहीं पर हिंदुस्तानी समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था। अब उसमें रूढ़िवादी में क्या था कि ये काम आपको इस दिन करना है, इस दिन नहीं करना है। आपको पूर्व की यात्रा किस दिन करनी है, पश्चिम की यात्रा किस दिन करनी है, आपको कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, उसके लिए मुहूर्त है कि नहीं है, इन सब में उलझा रहता था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समुद्र पार नहीं जा सकते थे धार्मिक परंपरा के अनुसार। यदि आप समुद्र को पार कर गए तो आप जो है धर्म से निष्कासित कर दिए जाएंगे, आपको बहिष्कृत माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि बहुत सी चीजें थी। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने भारतीय सेना के लोगों को सिंगापुर भेजा, अफगानिस्तान भेजा, दूसरी जगह भेजा, तो लोगों ने विरोध किया, उन्होंने जाना नहीं। अगली बात, भारतीय संस्कृति का उपहास। अंग्रेज क्या करते, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज थी उसका उपहास करते थे और अपनी को अच्छा बताते थे। कहते थे कि सूर्य के तले अंग्रेजों जैसी कोई भी जाति नहीं है, अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ वंश हैं, दुनिया में शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरीके की बातें उनकी होती है। अगली, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थोपना, भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि अंग्रेजी थोप दी उन्होंने, पाश्चात्य संस्कृति थोप दी, जो कि भारतीय व्यवस्था के अनुसार उस समय बहुत ज्यादा उचित नहीं थी। अगली बात, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। जिन क्षेत्रों में अंग्रेज रहते थे हिंदुस्तान में, वहां की सड़कों पर हिंदुस्तानी लोगों को निकलने का अधिकार नहीं था। आप देखेंगे कि हर बड़े शहर में एक माल रोड होता है, अभी भी देखने को मिलता है। वो माल रोड वहां होता था जहां अंग्रेज रहती थी और उस पर भारतीयों को चलने का अधिकार नहीं था। अगर किसी भारतीय ने ऐसी कोशिश की तो उसको पकड़ लिया जाता था और उसके बाद दुर्व्यवहार किया जाता था। भारतीयों के साथ अपशब्द कहे जाते थे और रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। अपार्थीड, तुम गोरे, तुम काले हो, हम गोरे हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो ये नीति भी हिंदुस्तानी लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। अगली बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है धर्मांतरण की प्रक्रिया। धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या थी? अंग्रेज जब आए हिंदुस्तान में तो 3G लेकर के आए थे। यहां मैं 3G की बात कर रहा हूं आपसे। 3G क्या थी? 3G थ्योरी, पहला था गोल्ड, गोल्ड का मतलब है धन प्राप्त करना है। दूसरा था ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पाना। और तीसरी चीज थी गॉड, गॉड का मतलब है रिलीजन, भगवान, रिलीजन की। तो रिलीजन में क्या किया, ये जब आए हिंदुस्तान तो ईसाई मिशनरियों को लेकर के आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज आई साथ में। और उन मिशनरीज ने आकर के भारत में क्या किया, वो जगह जगह ऐसी जगह पहुंच जाते थे जहां गरीब लोग रहते थे और उनको वो कहते थे कि आपने अपना धर्म अपनाकर क्या पाया? आप भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे घूम रहे हैं। आप इस धर्म को छोड़िए, आप क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कीजिए, ईसाई बनिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो भूखे प्यासे नंगे भारतीयों ने धर्म की परवाह नहीं की और उनको तो भोजन चाहिए था, उनको तो वस्त्र चाहिए थे। तुरंत उन्होंने ईसाइयत स्वीकार कर ली। बहुत सारे लोगों ने बड़ी संख्या में ईसाइयत स्वीकार कर ली। तो ये धर्मांतरण हुआ। ये भारत के जो धार्मिक विचारधारा थी उसके अनुकूल नहीं थी, लिहाजा इसका विरोध किया गया।
अब बात करते हैं सैनिक कारणों की। मिलिट्री कॉजेज क्या थे? तो मिलिट्री कॉजेज की अगर हम बात करें तो देखेंगे सेना में अनुशासन की कमी। जो सेना थी उसमें अनुशासन नहीं था। अनुशासन क्यों नहीं था? क्योंकि अंग्रेजों की सेना में सभी तरीके के लोग थे। सब तरीके, जिस राज्य को जीतते थे उस राज्य की सेना भी हड़प लेते थे, चाहे वो बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कोई भी, विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग थे उसमें। और कमांडर कौन होते थे? अंग्रेज। लिहाजा तालमेल की कमी रहती थी और उस कमी के कारण सैनिक असंतुष्ट थे। अगली बात, प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की हार। अंग्रेजों ने बिना किसी जरूरत के अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा, उस क्षेत्र को, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। और वहां पर क्या हो गया? वहां पर उनकी पराजय हो गई। अब हम पराजय तो हो गई, वो तो अंग्रेजों के लिए सफलता या असफलता का बिंदु बना, लेकिन सैनिकों के साथ क्या हुआ? सैनिक वहां भूखे प्यासे लड़े, परेशान हो गए, और जब आए तो युद्ध के बाद छटनी भी कर दी गई। लिहाजा सैनिक बहुत असंतुष्ट हो गए, सैनिक नाराज थे। अगली बात, भारतीय सैनिकों की सुविधाओं में कमी। अब सेना के अंदर एक भारतीय सैनिक होते थे और यूरोपियन सैनिक होते थे। तो यूरोपियन सैनिकों को ज्यादा वेतन दिया जाता था, ज्यादा भत्ते दिए जाते थे, ज्यादा सुविधाएं दी जाती थी। भारतीय सैनिकों को वो सुविधाएं, वो भत्ते और वेतन नहीं दिया जाता था। लिहाजा उसी प्रकार की सेवा करने पर यूरोपियन ज्यादा लाभ पा रहे हैं और भारतीयों को नहीं मिल रहा है, तो सैनिक संतुष्ट नहीं हो सकते, नाराज। अगली बात, धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, अब उनके धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप होता था सेना के द्वारा, कि आपको मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको मस्जिद नहीं जाने दिया जाएगा, चर्च में प्रोग्राम हो रहा है, सब लोग चलिए, जिसको कि भारतीय सैनिक मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगली बात, देसी राज्यों की सेनाएं समाप्त करना। जो राज्य, देसी राज्य जीतते थे अंग्रेज, तो वहां पर क्या कर दिया? वो सेना तो अपनी सेना में शामिल कर ही लेते थे, और राज्यों को यह आदेश दे दिया कि आप कोई सेना नहीं रख सकते। अगर आपको सुरक्षा की जरूरत है तो आप हमसे कहिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और उसके बदले आपको भुगतान करना होगा। इसीलिए उस समय बहुत सारे राज्यों में रेजिडेंट ऑफिसर रखा जाता था, और वो रेजिडेंट ऑफिसर का खर्च तो वो देसी रियासत उठाती थी, और वो काम क्या करता था? वहां की सारी खुफिया रिपोर्ट अंग्रेजों के पास, पदाधिकारियों के पास पहुंचती थी, गवर्नर के पास पहुंचती थी, और वो उसी अनुसार काम करते थे कि उस राज्य को कैसे हड़पा जाए। अगली बात, चर्बी युक्त कारतूसों की अफवाह फैलना। ये अफवाह फैल गई पूरी सेना के अंदर कि जो नए कारतूस आ रहे हैं वो उन पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जो आपको मुंह से खोलना पड़ेगा। तो इस अफवाह के कारण सारे सैनिक नाराज हो गए थे। तो दीज वर द मिलिट्री कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आइए देखते हैं इमीडिएट कॉज। अब ये सारी की सारी परिस्थितियां बन चुकी थी असंतोष की। अब क्या था? चिंगारी भड़कनी थी, और वो चिंगारी कैसे भड़की, उसी को कहा जाता है तात्कालिक कारण। तो आइए देखते हैं तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण ये था कि उस समय सेना को जो बंदूक दी जाती थी, राइफल दी जाती थी चलाने के लिए, वो राइफल पहले होती थी, उसको कहते थे ब्राउन बेस। उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस को हटा करके उसकी जगह एनफील्ड नाम की राइफल दी गई सेना को चलाने के लिए। इसका आदेश जारी हुआ। अब राइफल बदलने से तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, हथियार तो बदलते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और स्थिति थी। वो क्या थी कि इसके ऊपरी भाग को दांत से हटाया जाना था। जो कारतूस दिए जाते थे तो पहले राइफल को दांत से हटा करके खोलना पड़ता था, फिर कारतूस को करना पड़ता था सैनिकों द्वारा चर्बी कारतूसों को न स्वीकारना। अब उन राइफलों को चलाने के लिए जो कारतूस दिए गए थे उनको मुंह से हटाना पड़ता था, तब चलते थे। तो जब वो दिए गए, वो राइफल और कारतूस दिए गए, तो सैनिकों ने उनको चलाने से इनकार कर दिया कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। और परिणाम क्या हुआ
कि 34वीं एनआई रेजिमेंट जो थी, उसके मंगल पांडे नामक व्यक्ति सैनिक था। उस सैनिक ने क्या काम किया कि जब मेजर सार्जेंट ह्यूरसन ने आदेश दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तो उस व्यक्ति ने गोली मारकर उन अधिकारी की हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को हत्या कर दी गई। इसके बाद मंगल पांडे के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको सजाए मौत की सजा मिली। सजाए मौत दी गई और 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया? मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद जब मंगल पांडे को फांसी हो गई, तो इसके बाद 1857 में ही मई में 85 सैनिकों ने वो राइफल से कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। अभी तो एक व्यक्ति था जिसने अधिकारी की हत्या कर दी, उसको जब फांसी की सजा हो गई तो और 85 सैनिकों ने मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। इन सैनिकों को के ऊपर भी मुकदमे चले और इनको भी लंबी लंबी सजाएं दी गई। किसी को 5 साल की सजा दी गई, किसी को 10 साल की दी गई, किसी को 7 साल की दी गई। कहने का मतलब है कि सैनिकों को सजाएं दी जाने लगी। अब क्या हुआ? जब इन 85 सैनिकों को छुड़ाने के लिए दूसरे तमाम सैनिकों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तो अन्य सैनिकों ने, साथियों ने छुड़ाने के लिए जब प्रयास किया तो वहां पर क्या हो गया? गोली चलने लगी दोनों तरफ से। जब गोली चलने लगी तो ये था कि इन सैनिकों के पास हथियार नहीं है, कारतूस नहीं, गोला बारूद नहीं है, आखिर कैसे मुकाबला करेंगे? तो उन्होंने मेरठ में जनरल हैविट थे, जो कि उसके जो शस्त्रागार था उसके अधिकारी थे, तो उन्होंने 10 मई 1857 को उसको लूट लिया और लूट करके आंदोलन की शुरुआत का बिगुल बजा दिया। और वहां से सैनिक इकट्ठे होकर के दिल्ली की ओर चल पड़े, जहां पर जाकर के वो बहादुर शाह जफर के दरबार में प्रस्तुत होते हैं। और इसी घटना के साथ ये 1857 की क्रांति शुरू हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से 1857 की क्रांति हुई, क्या परिस्थितियां थी। अगले वीडियो में हम विचार करेंगे कि किन किन स्थानों पर ये घटनाएं हुई थी और कौन कौन नेता थे, किस तरीके से लड़ाइयां हुई। तो अगला हमारा वीडियो होगा 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं, जिसको देखना मत भूलिएगा। और हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। निरंतर अध्ययन करते रहिए, हम इसी तरीके से आपके लिए एक से एक बढ़िया इतिहास पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।